brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मोरालिटी पुलिस, ये टर्म सितंबर 2022 से चर्चा में है। चर्चा की शुरुआत हुई थी ईरान की राजधानी तेहरान से, जहां महसा अमीनी नाम की एक नौजवान लड़की को मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ठीक से हिजाब ना पहनने की वजह से। कुछ दिनों बाद पुलिस की हिरासत में महसा की मौत हो गई। आरोप लगे कि पुलिस कस्टडी में उसको टॉर्चर किया गया। महसा की मौत के बाद ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ। महिलाओं ने हिजाब जलाए, अपने बाल काटकर विरोध जताया। बाकी दुनिया में भी ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। उसी दौरान मोरालिटी पुलिस पर बैन लगाने की मांग भी चली। नवंबर 2022 में खबर आई कि सरकार ने मोरालिटी पुलिस को भंग करने का फैसला किया है, मगर ये सब छलावा था, क्योंकि 2023 आते आते वे फिर से सड़कों पर थे। उनका रवैया और क्रूर हो चुका था। ऐसी ही मोरालिटी पुलिस एक बार फिर से खबरों में है, अब की बार ईरान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में। ये महिलाओं के कपड़ों पर नजर रखती है, ठीक नहीं लगता तो दुरुस्त करवाती है, लोगों को गाने सुनने से रोकती है, और अगर कोई वेस्टर्न स्टाइल में बाल रखते दिख जाए तो उसको भी नहीं छोड़ती। पर आप सोच रहे होंगे कि हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान की मोरालिटी पुलिस पर एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मोरालिटी पुलिस को और शक्तिशाली बनाने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो ये अफगानिस्तान के लोगों, खास तौर पर महिलाओं के लिए डराने वाली बात होगी। तो आज हम जानेंगे यूएन के रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, अफगानिस्तान में मोरालिटी पुलिस कैसे काम करती है, और दुनिया में किन किन देशों में ऐसी पुलिस वाली व्यवस्था है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात अफगानिस्तान की मोरालिटी पुलिस की। इसको समझने के लिए आपको इतिहास में चलना होगा। 1979 से 1989 तक सोवियत अफगान वॉर चला। इसमें मुजाहिदीनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में रहने वाले कई कबीले भी शामिल हुए। इन्हीं कबीलों में से एक के नेता थे बुरहानुद्दीन रब्बानी। उन्होंने 1972 में जमीयत-ए-इस्लामी नाम का संगठन बनाया। विचारधारा पाकिस्तान के जमात-ए-इस्लामी से मिलती थी। आगे चलकर इसमें अहमद शाह मसूद भी शामिल हुए, और 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। उन्होंने मिनिस्ट्री फॉर प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस बनाया। इस मंत्रालय का काम देश में इस्लामी नियमों का पालन कराना था। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। रब्बानी और उनके साथियों को भाग कर जाना पड़ा। 2011 में रब्बानी की हत्या हो गई। उस कहानी का एक सिरा पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थियों से जुड़ता है। वो कहानी कभी और सुनाएंगे। आज हमारा फोकस मोरालिटी पुलिस पर रहेगा। तो तालिबान ने उस मिनिस्ट्री को बरकरार रखा जो अफगानिस्तान में इस्लामी नियम कानून देखती थी। हालांकि उसने अपने हिसाब से कई फेरबदल किए, जैसे इस मंत्रालय को शरिया कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसी मंत्रालय के तहत पुलिस का ऐसा विंग बनाया गया जो नजर रखती थी कि कौन पब्लिक प्लेसेस में इस्लामी कानूनों का पालन कर रहा है, कौन नहीं। इसी को अफगानिस्तान की मोरालिटी पुलिस के नाम से जाना जाता है। तालिबान ने शरिया कानून की व्याख्या अपने हिसाब से की थी। दुनिया के कई विद्वानों ने इस व्याख्या को खारिज किया, मगर इससे तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आया साल 2001। 9/11 हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया। 2 महीनों के अंदर तालिबान सत्ता से बाहर हो चुका था, और तालिबान के जाने के बाद अफगानिस्तान में चुनाव कराए गए। अमेरिका के समर्थन वाली सरकार बनी। नई सरकार ने मिनिस्ट्री फॉर प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस को भंग कर दिया। तालिबान के बनाए कानून भी हटा दिए। महिलाओं को काम करने की आज़ादी मिली। बाकी लोगों को भी बुनियादी अधिकार दिए गए। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देश तालिबान को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते रहे। जब उन्हें लगा कि कोशिश का कोई हल नहीं निकलेगा, तब उन्होंने समझौता कर लिया। उन्होंने अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान को खाली करने का फैसला किया। जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक निकलता, उससे पहले ही तालिबान ने काबुल को हथिया लिया। ये तालिबान का दूसरा संस्करण था, तालिबान 2.0। तालिबान 2.0 ने इस्लामी कानूनों का पालन कराने वाली मिनिस्ट्री को फिर से बहाल कर दिया, मगर यह भरोसा दिलाया कि इस बार महिलाओं को आज़ादी रहेगी।
उनको स्कूल जाने दिया जाएगा, काम करने से नहीं रोका जाएगा। लोगों को लगा तालिबान बदल गया है, मगर धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले की तरह पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। इसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ी। महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 72 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अकेले तय करने पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को जिम और पार्क में जाने पर पाबंदी लगाई गई। 6ठी क्लास के बाद बच्चियों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर संगीत सुनने या बजाने पर रोक लगाई गई। तालिबानी अधिकारियों ने कई जगहों पर म्यूजिक कैसेट्स भी जलाए। जून 2023 में हेयर एंड ब्यूटी सैलून को गैर इस्लामी घोषित कर बंद करने का आदेश जारी किया गया। इन प्रतिबंधों को सुनिश्चित कराने के लिए तालिबान ने मोरालिटी पुलिस का इस्तेमाल किया। उन्होंने कथित तौर पर गैर इस्लामी गतिविधियों में शामिल लोगों को डांटने, मारने, पीटने, गिरफ्तार करने और सजा देने का हक दिया गया। 9 जुलाई को यूएन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान UNAMA ने इसी मोरालिटी पुलिस पर रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, पॉइंट्स में जानते हैं। मोरालिटी पुलिस की वजह से अफगानिस्तान में डर का माहौल है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। मोरालिटी पुलिस अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा भी करती है। अगस्त 2021 से मार्च 2024 के बीच हिंसा के कम से कम 1000 मामले दर्ज किए गए हैं। सैलूनों में दाढ़ी कटाने से मना किया गया है। पश्चिमी शैली का हेयर स्टाइल ना रखने के लिए भी कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर संगीत सुनने और हुक्का पीने पर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। रिपोर्ट में एक उदाहरण भी दिया गया। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में फरियाब प्रांत पड़ता है। वहां फरियाब यूनिवर्सिटी है। 10 सितंबर 2023 को यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़की की सगाई थी। उसने हॉस्टल में अपने दोस्तों को सगाई की पार्टी दी। इस दौरान गाने बजाए गए, जिसके बाद मोरालिटी पुलिस ने 29 छात्रों को अरेस्ट किया। कुछ को थप्पड़ मारे और कुछ लड़कों के सिर भी मुंडवाए गए। मोरालिटी पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के कपड़े चेक करती है। महिलाओं को अकेले सार्वजनिक स्थानों में जाने से रोका जाता है। मोरालिटी पुलिस महिलाओं और उनके साथ आए पुरुषों के सरकारी दस्तावेज भी चेक करती है। यूएन की रिपोर्ट पर तालिबान ने क्या कहा? रिपोर्ट पर की गई आलोचना को तालिबान ने बेबुनियाद बताया। रिपोर्ट में मूल्यांकन पश्चिमी दृष्टिकोण से हुआ है, ऐसा तालिबान का कहना है। उसका मानना है कि हम इस्लामी मूल्यों के मुताबिक ही काम करते हैं। अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद से हमने 9000 से ज़्यादा महिलाओं को वर्क परमिट दिए हैं। ये तो हुई अफगानिस्तान की कहानी। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अफगानिस्तान में ही इस तरह की मोरालिटी पुलिस है? तो जवाब है नहीं। कुछ और मुस्लिम देशों में भी इसी किस्म की व्यवस्था है। उनके बारे में जरा ब्रीफ में जान लेते हैं। सऊदी अरब में मोरालिटी पुलिस की शुरुआत 1926 में हुई थी। शुरुआत में ये पुलिस सऊदी अरब में महिलाओं की ड्रेस चेक करती थी। बाद में नमाज की पाबंदी करवाने लगी। फिर 2016 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी शक्तियों को कम करना शुरू किया। आज सऊदी अरब में इसकी बहुत कम ही हैसियत है। वो नेशनल पुलिस को रिपोर्ट करती है। इंडोनेशिया में केवल आचे प्रांत में इसकी पहुंच है, वो भी समय के साथ कम हो गई है। 2001 में इस प्रांत में शरिया के कुछ नियम लागू किए गए थे। उसी के पालन के लिए ये पुलिस बनाई गई थी। आचे में इसको विलायतुल हिज़्बा नाम से जाना जाता है। ये महिलाओं को ढीले ढीले कपड़े और सिर पर स्कार्फ पहनने के लिए कहती है। उनको किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो जुर्माना लगा सकती है और कानून के उल्लंघन पर बेंत भी लगा सकती है। नाइजीरिया, मोरालिटी पुलिस को वहाँ हिज़्बा कोर नाम से जाना जाता है। 1999 में ये बनी थी। केवल नाइजीरिया में उसका जो उत्तरी भाग में है, ये वहाँ पर एक्टिव है, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ईसाई इलाकों में ये काम नहीं करती। इसका काम भी दूसरे देशों की तरह इस्लामिक कानूनों का पालन करवाना है। शक्तियाँ बेहद कम हैं। ईरान, मोरालिटी पुलिस को ईरान में गश्त-ए-इरशाद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई। इस्लामी क्रांति के बाद इसकी स्थापना की गई। इस क्रांति के तहत रेजा शाह पहलवी को हटाकर इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की गई थी। नई सरकार ने कामकाजी महिलाओं को इस्लामी नियमों के हिसाब से ड्रेस पहनने की ताकीद की। विरोध हुआ तो सरकार ने पश्चिम का एजेंडा बताकर इसे खारिज कर दिया। कहा ऐसे लोग इस्लामी क्रांति का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फिर कुछ आदेश जारी हुए। मसलन 1980 में सरकारी और निजी दफ्तरों में बुर्के और हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया। अप्रैल 1983 में ईरान में सभी महिलाओं के लिए पर्दा अनिवार्य कर दिया गया। 7 साल के ऊपर की लड़कियों और महिलाओं के लिए हिजाब कंपलसरी बना दिया गया। ईरान के कानून में यह दर्ज नहीं है कि हिजाब पहनने का सही तरीका क्या है।
फिर ये तय कौन करता है? ये तय करने का काम धार्मिक पुलिस का है। हिजाब वाला नियम फॉलो कराने के लिए ही मोरालिटी पुलिस बनाई गई थी। इसको पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशन कमेटी के नाम से जाना जाता था। अब हम एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने मामले को और विस्तार से समझने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जूनियर फेलो शिवम शेखावत से बात की। हमने पूछा, मोरालिटी पुलिस का चलन कट्टर इस्लामी देशों में सबसे ज्यादा है। अफगानिस्तान में जब जब सत्ता तालिबान के पास गई तभी मोरालिटी पुलिस देखने को मिली। तालिबान इस व्यवस्था को जारी क्यों रखना चाहता है? मोरालिटी पुलिस किस तरह उसको सत्ता पर पकड़ बनाने में मदद करती है कि इससे तालिबान को फायदा क्या हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि तालिबान कोई जैसे वो पावर में आए, वो कोई जनता के सपोर्ट से या इलेक्शन के थ्रू आए नहीं, वो उन्होंने पावर ओवरथ्रो करा पुराने रिपब्लिक को, एंड उन्होंने पावर पे कंट्रोल, अपना कंट्री पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करा। तो एक तरीके से उनके लिए जो वो लेजिटिमेसी की एक तलाश है कि कैसे वो अपने इस रूल को सस्टेन करे। 2.5 साल हो गए, आगे भी कैसे सस्टेन करे, जबकि देखा जाए तो वो एक बेटर पोजिशन में है पहले से। दूर के बाहर के देश उनसे बात भी कर रहे हैं, और इंटरनली भी जो पहले रेजिस्टेंस फोर्सेस थी वो जितना जो तालिबान के खिलाफ थे, जो अफगानिस्तान के लोग, उन्होंने अपने एक अलग मूवमेंट कर रखा था, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना पहले था। तो ये सारे कुछ मामलों में वो अभी एक बेटर पोजीशन में है, बट स्टिल एक सरकार, पहले वो एक इंसर्जेंसी थी, तो उस टाइम पे वो जैसे लड़ते थे, उसके अलावा अब एज अब वो गवर्नमेंट है, वो सरकार चलाने के लिए उनको, क्योंकि उनके पास वैसे पब्लिक सपोर्ट नहीं है, तो उनको ये सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं टू एंश्योर कि कोई भी उनके अगेंस्ट एज सच कुछ डिसकंटेंट या कोई ऐसे ऑपोजिशन खड़ा ना हो। जबकि अगर देखेंगे कि थोड़ा हुआ है, महिलाएं भी बहुत अगेंस्ट खड़ी हुई हैं, प्रोटेस्ट करा है उन्होंने, बाकी लोग भी करा है, बट कोई भी एक सस्टेनेबल मूवमेंट अफगानिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो ये मंत्रालय, ये इतने स्ट्रिक्ट रूल्स, और जो वो स्ट्रिक्ट जो उनका खुद का एक इंटरप्रिटेशन है शारिया का, जो खुद के हिसाब से करते हैं, या जो उन्होंने इस मंत्रालय का क्या एग्जैक्टली किस रूल के अकॉर्डिंग ये चलता है, क्या रूल्स है, क्या इसको डिफाइन करता है, उन सब के बारे में क्योंकि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इससे भी तालिबान को और ज़्यादा जगह मिलती है टू एक्सपैंड, कि वो अपने क्योंकि किसी को भी क्लियर नहीं है कि वो कहाँ इनका क्या रोल है, किस बेसिस पे रोल है, एंड किस किस में वो बोल सकते हैं। तो इससे तालिबान को एक बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है कि वो बहुत ही रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों पे भी अपना एक तरीके से इन्फ्लुएंस, लोगों को कंट्रोल कर सके, लोगों के एक्शंस कंट्रोल कर सके, जिससे उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ना खड़ी हो कंट्री में। जब तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा किया तो वादा किया था कि महिलाओं को आज़ादी रहेगी। जो चीजें पहले कार्यकाल में हुई थी उनको दोहराया नहीं जाएगा, मगर तालिबान ने अपने वादों को नहीं निभाया। महिलाओं के काम करने और बच्चों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगाई गई, जबकि यूएन ने साफ कहा है कि जब तक महिलाओं को आज़ादी नहीं मिलेगी तालिबान को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। तालिबान इसके लिए आखिर तैयार क्यों नहीं है? कि अगर उन्हें पता है कि सिर्फ ये एक कंडीशन एक है कि अगर वो महिलाओं को ज़्यादा उनके जितने भी राइट्स है, आज़ादी है, वो पहले के जैसे दे दे, तो शायद उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकग्निशन मिल जाएगा। तो इसको समझने के लिए कि उन्होंने क्यों ऐसा नहीं करा, हमें देखना पड़ेगा कि तालिबान के अंदर जो अभी एमिरेट है या जो तालिबान मूवमेंट है, उनके आपस में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बट क्योंकि जो कंदाहर फैक्शन है या वहाँ से जितना पुशबैक था, एंड लास्ट 2.5 साल में जो अमीर है उनकी जो पावर्स है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, उन्होंने बहुत पावर अपने अंडर ले ली है। पहले से भी उनका था, पहले से भी उनकी टॉप मानते थे, पर अभी भी जो डेली गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, या किसको अपॉइंट करना है, क्या करना है, या बहुत सारे इंस्टेंसेस जहाँ पे उन्होंने, जो कुछ लीडर्स ने डिसीजन ले रखा है उस पर उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके कुछ और लिया, तो ये उनने लास्ट 2.5 साल में उनका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिस वजह से जो तालिबान, जो इनिशियली अगर एक ग्रुप है भी जो चाहेगा कि महिलाओं को उनके हम हक दे देते हैं जिससे हमें रिकग्निशन मिल जाए, वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो उसको फॉलो थ्रू करे। एंड दूसरा, तालिबान के लिए वैसे भी जो एकजुटता है उनके मूवमेंट के लिए, ग्रुप की, वो अभी ज़रूरी है। वो हमेशा से ही, जब वो इंसर्जेंसी थे तब भी वो कोशिश करते थे कि जो ग्रुप का कोहिजन है, जो डिफरेंसेस है, वो कभी इतने ज़्यादा ना बढ़े कि ग्रुप एकदम ब्रेक डाउन या कुछ हो जाए। तो अभी भी एक मेजर फैक्टर जो उनकी मूवमेंट को डिफाइन करता है, या वो जिसके थ्रू अभी लास्ट 2.5 साल में अपना जो भी एक्शंस ले रहा है, वो यही है कि जो वो एकजुटता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी नेटो समिट से है।
9 जुलाई को वॉशिंगटन में नेटो की 75वीं समिट शुरू हुई। 10 जुलाई को समिट के दूसरे दिन नेटो ने घोषणा पत्र जारी किया। इसमें यूक्रेन की मेंबरशिप और चीन पर निर्णायक बातें लिखी है। नेटो ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का भविष्य नेटो में है, यानी उसको सदस्यता जरूर मिलेगी, मगर कब ये तय नहीं है। हालांकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने हिंट जरूर दिया। बोले, जब सही समय आएगा यूक्रेन बिना देरी के हमें ज्वाइन कर सकता है। सुनिए। We also decided to take further steps to bring Ukraine even closer to NATO. As Ukraine continues its vital reforms, we will continue to support them on their irreversible path to NATO membership. The work we are doing together now will ensure that when the time is right, Ukraine can join without delay. It is not a question of if, but when. जानकार कहते हैं कि जंग खत्म होने के बाद ही यूक्रेन की मेंबरशिप पर विचार होगा। इसके अलावा नेटो के सभी 32 सदस्यों की भी सहमति जरूरी होगी। साथ ही साथ यूक्रेन को अपने यहाँ नियम कानून में भी बदलाव करने होंगे। नेटो समिट में यूक्रेन के लिए 3,30,000 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज की घोषणा की गई। अमेरिका, नीदरलैंड और डेनमार्क ने F-16 फाइटर जेट्स देने की बात कही। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन इन्हें मांग रहा है। इससे पहले अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजने का वादा किया था। इनका इस्तेमाल रूस के मिसाइल हमलों को रोकने में किया जाएगा। इन सब के अलावा अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात करेगा। ये कोल्ड वॉर के बाद यूरोप की धरती पर तैनात सबसे खतरनाक अमेरिकी हथियार होंगे। नेटो ने चीन पर क्या कहा? चीन यूक्रेन जंग जारी रखने में रूस का सबसे बड़ा मददगार बन चुका है और चीन रूस का गठजोड़ यूरोप और अटलांटिक देशों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। स्टोलटेनबर्ग को सुनिए। China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine, and China's support increases the threat Russia poses to Euro-Atlantic security. Allies have stated clearly that China cannot enable the largest conflict in Europe in recent history without this negatively impacting their interest and reputation. 11 जुलाई नेटो समिट का आखिरी दिन है। उसी रोज बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। इस बार उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा। उन्हें सवालों के बारे में भी पहले से नहीं पता होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमेरिका में बहुत सारे लोगों की नजर रहेगी, हमारी भी। इससे जुड़े अपडेट्स हम लल्लन टॉप पर लगातार आपको बताते रहेंगे। अब आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये अमेरिका से है। राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर संशय बढ़ता जा रहा है। अब तक डेमोक्रेटिक पार्टी के 8 सांसद उनको हटाने की मांग कर चुके हैं। 10 जुलाई को हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी भी इस मांग में शामिल हो गए। क्लूनी डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं। वो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फंड जुटाने वाले लोगों में से भी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ओपिनियन पीस लिखा जिसका टाइटल था आई लव जो बाइडेन बट वी नीड अ न्यू नॉमिनी, यानी मैं जो बाइडेन को पसंद करता हूं मगर हमें एक नया उम्मीदवार चाहिए। क्लूनी ने क्या क्या लिखा है इसमें? मैं जो बाइडेन के चरित्र में भरोसा करता हूं, उनकी नैतिकता का कायल हूं। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने कई लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन वो समय के साथ जंग नहीं जीत सकते। हम में से कोई भी नहीं जीत सकता। ये कहना दुखद है, मगर जिस जो बाइडेन से मैं 3 हफ्ते पहले मिला वो 2010 के बाइडेन नहीं थे। वो 2020 वाले भी नहीं थे। वो वैसे ही थे जैसा हमने उन्हें प्रेसिडेंशियल डिबेट में देखा। हम इस राष्ट्रपति के साथ नवंबर 2024 का चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, और तो और हम निचला सदन भी नहीं जीत पाएंगे और हमें सेनेट से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरे विचार नहीं है, बल्कि इस संसद का हर सदस्य और गवर्नर यही सोचता है। भले ही वे पब्लिक में कुछ भी बोले, मगर उनकी निजी राय में बाइडेन पर्याप्त नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए एक दिलचस्प समय है, जैसा कि हमने अभी फ्रांस में देखा, जहां 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने कट्टर दक्षिणपंथी से लोकतंत्र को बचाने के लिए उम्मीदवारी छोड़ दी। जो बाइडेन हीरो हैं। उन्होंने 2020 में लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमें उम्मीद है कि 2024 में भी वो वैसा ही करेंगे। पार्टी के अंदर चल रहे विरोध के बीच बाइडेन अपनी उम्मीदवारी पर डटे हुए हैं। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो बाइडेन की फिटनेस और उम्र पर चल रही बहस को हमने एक वीडियो में विस्तार से समझाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अगर दिलचस्पी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ कि कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।